इस वेलकम टू सैसरमर जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक आपका। उसका हम आज इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आपको कैसे सेल सिग्नलिंग को समझना है, कैसे पढ़ना है। देखो ये मेरे नोट्स हैं, मैंने अपने लिए बनाए हैं। ये आपको कभी भी समझ नहीं आएगी यदि आप वीडियो वॉच नहीं करोगे तो आपको पहले वीडियो वॉच करनी है, फिर आपको नोट्स को देखना है, फिर आप समझ जाओगे कि क्या मैंने लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये आपके समझ में नहीं आने वाले हैं एट ए टाइम, आप खुद पढ़ोगे तो। ठीक है, तो पहले वीडियो देखो, आराम से समझो, फिर आप आराम से पढ़ सकते हो कि ये क्या लाइन लिखी हुई है और मुझे कैसे नोट्स बनाने हैं। आप इसको देखकर खुद आप नोट्स बना सकते हो। ओके, बाकी मैं देने चाहता हूँ तो आपको वैसे पाथ फाइंडर के मैं फ़ोटो खींच के आपको भेज सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ आपको थोड़ी समझ आ जाए, इसलिए मैंने ये खुद लिखे हैं। ठीक है, और ये अपने लिए लिखे हैं तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएंगे, बट मैं बोलूँगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्नलिंग होती क्या है। व्हाट इज सिग्नलिंग? सिग्नलिंग है क्या? तो देखो, आप सभी को पता होगा सिग्नलिंग करने के लिए आपको दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक होता है लाइगेंड और एक होता है रिसेप्टर। आपको लाइगेंड एंड रिसेप्टर के बारे में पता होना चाहिए। लाइगेंड एक ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करके कोई भी सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं और इन सभी सेल्स को कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो उनको एक स्पेसिफिक लाइगेंड चाहिए। लाइगेंड को हम एक सिग्नल भी बोल सकते हैं, एक स्पेसिफिक सिग्नल चाहिए। और हर एक हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिग्नल के लिए, एक पर्टिकुलर लाइगेंड के लिए। तो लाइगेंड क्या है? लाइगेंड कोई भी हार्मोन हो सकता है, कोई भी प्रोटीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करके सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। मान लीजिए मैं एग्जांपल लूँ तो इंसुलिन के जो सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, तो जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। अब इंसुलिन लीवर सेल्स के साथ बाइंड करेगा और ग्लूकोज को क्या करेगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। तो लाइगेंड क्या बिहेव किया? इंसुलिन। और रिसेप्टर कौन भी बिहेव किया? जो लीवर सेल्स के ऊपर लगे हुए सेल्स जो लाइगेंड के साथ बाइंड होंगे। ये सिंपल बात है आपका रिसेप्टर एंड सिग्नल। आपको रिसेप्टर एंड लाइगेंड का पता होगा तो आप आराम से सिग्नलिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, आगे समझ सकते हैं। तो ये बेसिक है, व्हाट इज लाइगेंड, व्हाट इज रिसेप्टर। समझा गया? ओके। उसके बाद हमारे पास आता है दो टाइप के सिग्नल, यानी दो टाइप के लाइगेंड होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम सिग्नलिंग को करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं डायरेक्ट सिग्नलिंग। डायरेक्ट सिग्नलिंग को हम जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग भी बोलते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट सिग्नलिंग बोलते हैं, सिग्नल एंड लाइगेंड रिसेप्टर एंड ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर ऐसा बोलते हैं हम। देखो ये सारे नेम एक ही सिग्नलिंग के हैं जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सिग्नलिंग। अब यहाँ पे हम एग्जांपल की तरफ चलेंगे और आराम से समझेंगे कि डायरेक्ट सिग्नलिंग क्या है। मान लीजिए आपके शरीर में पैनक्रियाज के सेल्स हैं, ये कोई भी सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स आपके शरीर में। अब जब एक सेल्स दूसरे सेल्स के साथ फिजिकली कांटेक्ट होगा, यानी मान लीजिए आप हैं और आपका दोस्त है। जब आप और आपका दोस्त कोई ना कोई बात को शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, बट शेयर वो कैसे करेंगे? एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर। ठीक है, आपका दोस्त है, आप किसी को जानते नहीं हो तो आप कैसे उसके साथ शेयरिंग कर पाओगे? आप उसी के साथ किसी अपनी पर्सनल टॉक को शेयर करेंगे जिसके बारे में आप जानते होंगे, यदि आप उनके साथ हैंड शेक करोगे। तो डायरेक्ट सिग्नलिंग में हैंड शेकिंग होती है, यानी एक सेल्स का रिसेप्टर और दूसरे सेल्स का लाइगेंड आपस में फिजिकली कॉन्टैक्ट होगा, यानी एक दूसरे के साथ टच में आएगा। जब टच में आएगा तो इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नलिंग, यानी एक सेल की मेम्ब्रेन और दूसरे सेल की मेम्ब्रेन आपस में टच में है। यानी मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, आपको आराम से समझाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अब ध्यान से देखना आप। यहाँ पर मान लीजिए कोई एक सेल है, ठीक है, और ये साथ में दूसरा सेल्स है। अब इन दो सेल्स के बीच में सिग्नलिंग हो रही है। ये पहले सेल्स के द्वारा एक रिसेप्टर बनाया गया है और साथ में ही दूसरे सेल्स ने लाइगेंड सीक्रेट किया है। ठीक है, तो कैसे हो रही है? टच में हो रही है। जब कोई ऐसे सिग्नल जो टच में हो जाए, यानी फिजिकल कांटेक्ट हो उसमें, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सिग्नलिंग। कैसे बोलते हैं? डायरेक्ट सिग्नलिंग। ओके, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। देखो CSIR नेट में हमेशा आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट सिग्नलिंग के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो डेल्टा नॉच सिग्नलिंग, या अगर आप पढ़ोगे अब आपको बस नाम याद रखने हैं, डेल्टा नॉच सिग्नलिंग। दूसरी है लैग 2 एंड लिन 12, ये सी एलिगेंस एक ऑर्गेनिज्म है, उस पर होती है, वो भी आपको भाई नाम याद रखना आपको। एक होती है अपेक्स 1 एंड जी एल्फी 1, ये भी आपकी सी एलिगेंस में होती है, आपको बस नाम याद रखना है।
फास एल एंड फास डी आर। फास यानी फैटी एसिड ऑक्सीडेज सिंथेज एल एंड फैटी एसिड सिंथेज रिसेप्टर, ये आपके आगे आएंगे एपोटोसिस आएगी तब आएगा, अभी आपको उस नाम याद रखना है। उसके बाद एपीसीज होते हैं जो आपकी इम्यूनोलॉजी में आप पढ़ोगे, इनके बस नाम याद रख लेना आप, ठीक है। अभी आप नाम याद नहीं भी रखोगे तो आगे जाकर जब आप पढ़ोगे इन सिग्नलिंग को तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ऐसी बात की थी उस दिन सर ने, ये बोला जा रहा था, ये पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। बट आप जस्ट अभी नाम याद रखना इनके। उसके बाद हमारे पास देखो ये डायग्राम भी बनी हुई है, यहाँ पर देखो एक सेल दूसरे सेल के साथ फिजिकली कॉन्टैक्ट है, एक तरफ से एक हाथ आ रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा हाथ आ रहा है, यानी अब हैंड शेकिंग होगी। हैंड शेकिंग जिसमें भी होती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सिग्नलिंग। अब दूसरी सिग्नलिंग हमारे पास आती है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। अब देखो कोई एक आपका फ्रेंड है और दूसरा आपका फ्रेंड नहीं है, अब आप चाहते हो कि आप अपना हाथ तो आगे कर रहे हो हैंड शेक करने के लिए, बट वो दूसरा जो भी व्यक्ति है वो है अपना हाथ ही आगे नहीं कर रहा है, तो क्या सिग्नलिंग होगी? क्या आप अपनी बात शेयर कर पाओगे? नहीं करोगे। आप सोचोगे कि नहीं यार ये तो हाथ तक नहीं मिला रहा है, मैं इससे कैसे अपनी बात शेयर कर दूं। यानी अब एक सेल दूसरे सेल के साथ शेयरिंग नहीं करेगा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। अब एक सेल दूसरे सेल के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा है, हाथ नहीं मिला रहा है, कोई भी फिजिकल लिंक नहीं है, तो कैसे होगी इनडायरेक्ट सिग्नलिंग, तो उसको पढ़ते हैं। तो इसके लिए देखो एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके हर्ट्स के सेल हैं, आपके हर्ट्स के सेल चाहते हैं कि सिग्नलिंग मिले किसको? लीवर के सेल्स को। तो क्या हार्ट के सेल ऐसा करेंगे कि चलो यार आज हम लीवर के साथ सेल के साथ मिल के आ जाते हैं, हार्ट के सेल चले जाएंगे लीवर सेल के साथ, वहाँ मिलेंगे, आराम से सिग्नलिंग करेंगे और वापस घर आ जाएंगे? क्या ऐसा कर सकते हैं? ये पैनक्रियाज के सेल चाहते हैं कि मैं इंसुलिन प्रोड्यूस करूं, तो मैं इंसुलिन प्रोड्यूस क्यों करूं? मैं खुद ही लीवर के सेल के पास जाता हूं, उसको बोलता हूं भाई ये ले अपना इंसुलिन, और ओके और ग्लूकोज को ग्लाइकोज में कन्वर्ट कर दे। क्या लीवर के सेल ये पैनक्रियाज सेल आपस में कांटेक्ट में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? बस इतना बता दो आप, नहीं आ सकते हैं कभी भी। पैनक्रियाटिक जो आपका सभी को पता होगा पैनक्रियाज के बारे में, तो पैनक्रियाटिक सेल कभी भी लीवर सेल के साथ कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं, तो कभी भी ये कांटेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कभी भी डायरेक्ट सिग्नलिंग नहीं करेंगे। बट इसको सिग्नलिंग करनी है। सिग्नलिंग क्यों करनी है? आप सभी को पता होगा, पैनक्रियाज इंसुलिन को सिक्रेट करता है और इंसुलिन जाके लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो सिग्नलिंग कैसे होगी? तो होगी इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। तो इनडायरेक्ट सिग्नलिंग 3 टाइप की जा सकती है, एक ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, एक पैराक्राइन सिग्नलिंग और एक एंडोक्राइन सिग्नलिंग। यह आप बचपन में आप पढ़े हो, आप थोड़ा आप डिटेल में पढ़ना। अब पहली सिग्नलिंग हमारी आती है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटो मीन्स खुद, क्राइन मतलब सिग्नलिंग, मतलब सेल्फ सिग्नलिंग, मतलब कोई एक सेल है जो खुद ही सिग्नल को सिक्रीट कर रहा है और उसके रिसेप्टर भी उसी के ऊपर लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अब देखो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग और दूसरी आपको डायरेक्ट सिग्नलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डायरेक्ट सिग्नलिंग में तो 2 सेल जरूरी है और 2 सेल आपस में हैंड शेकिंग या फिजिकल कॉन्टेक्ट करके सिग्नलिंग कर रहे हैं। बट ऑटोक्राइन में क्या हो रहा है, कोई एक ऐसा सेल है वो खुद ही क्या कर रहा है, पैराक्राइन सिग्नल जैसे छोटे छोटे खुद ही सिग्नल सीक्रेट कर रहा है, और इनके जो रिसेप्टर होंगे ये इसी के ऊपर लगे होंगे। जो सेल सिग्नल को सीक्रेट कर रहा है इसी के ऊपर इनके क्या लगे हुए हैं, रिसेप्टर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये लाइगेंड इसी के ऊपर बाइंड कर जाएगा, ठीक है। यानी जिस सेल ने लाइगेंड को सीक्रेट किया, सिग्नल को सीक्रेट किया, रिसेप्टर भी उसी के ऊपर लगे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अब हम इसके देखते हैं एग्जांपल, क्योंकि ऑटोक्राइन के सिग्नलिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के एग्जांपल क्या है? तो पहला बेस्ट एग्जांपल है टी लिम्फोसाइट सिग्नलिंग। देखो आपने बचपन में पढ़े होंगे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जब हमारी इम्यूनिटी होती है, आप सभी को जो पैथोजन सेक्रेट हो जाते हैं, तो पैथोजन जब आएगा तो हमारे टी लिम्फोसाइट अपना संख्या को बढ़ाते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं जो भी फॉरेन पार्टिकल आते हैं। तो अपने नंबर को बढ़ाने के लिए उनको ऑटोक्राइन सिग्नलिंग करनी पड़ती है। अब उन्हें क्यों करनी पड़ रही है और कैसे करते हैं? अब देखो होता क्या है, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल आया, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इंटरल्यूकिन को सीक्रेट करते हैं। मोस्टली जो इंटरल्यूकिन 2 वो होता है, बाकी इंटरल्यूकिन 6 भी हो सकता है, इंटरल्यूकिन 12 भी हो सकता है, इंटरल्यूकिन 13 भी हो सकता है, बट मोस्टली आपको याद रखना है इंटरल्यूकिन 2।
तो वो इंटरल्यूकिन 2 को सिक्रेट करते हैं और इंटरल्यूकिन 2 के रिसेप्टर होंगे उसी टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर होंगे जिन्होंने इंटरल्यूकिन 2 को सिक्रेट किया है। और जैसे ही टी लिम्फोसाइट इंटरल्यूकिन 2 को सिक्रेट करेगा और अपने ही रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करेगा तो अपनी संख्या को बढ़ाएगा, यानी डिवीजन कराएगा, प्रोलिफरेशन करवाएगा और टी लिम्फोसाइट्स का नंबर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से टी लिम्फोसाइट अपनी संख्या को बढ़ाता है। दूसरा है कैंसर सेल सिग्नलिंग। देखो कैंसर सेल की सिग्नलिंग भी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग से ही चलती है। कैसे? देखो कैंसर सेल जो भी सेल होगा, जो ट्यूमर सेल बोलते हैं हम, ये कैंसर सेल बोलते हैं, उनको ग्रोथ फैक्टर चाहिए होते हैं। किसके लिए? अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, प्रोलिफरेशन करने के लिए। अब देखो प्रोलिफरेशन उन्होंने करना है और प्रोलिफरेशन करने के लिए उनको ग्रोथ फैक्टर चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि ग्रोथ फैक्टर बाहर से आएंगे, नहीं नहीं, ग्रोथ फैक्टर उसी सेल्स के द्वारा सिक्रेट किए जाएंगे जो कैंसर सेल्स होगा। अब कैंसर सेल्स ग्रोथ फैक्टर सिक्रेट करेंगे, यानी लाइगेंड सिक्रेट करेंगे, और इसी के रिसेप्टर इसी के ऊपर ही लगे होते हैं और अपने संख्या को ये भी बढ़ाते हैं, ये भी प्रोलिफरेशन करते हैं और प्रोलिफरेशन करके हमें डिजीज़ या ट्यूमर बन जाता है। इसको बोलते हैं कैंसर सेल सिग्नलिंग। ये भी ऑटोक्राइन का एग्जाम्पल है। दूसरा है बैक्टीरिया क्वारम सेंसिंग। ये आप आगे पढ़ोगे, बस आप इतना याद रखना, बैक्टीरियल क्वारम सेंसिंग। थोड़ा सा बता देता हूँ, बैक्टीरियल क्वारम सेंसिंग क्या होती है। मान लीजिए कोई एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर बैक्टीरिया की संख्या कम है, यानी 1 या 2 बैक्टीरिया हैं, तो वो बायोल्यूमिनेसेंस नहीं करेंगे। बायोल्यूमिनेसेंस होता है चमकना, वो नहीं चमकेंगे। बट जैसे ही बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है और बहुत सारे बैक्टीरिया एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो सभी क्या करेंगे, सभी अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, यानी अपने आप को दर्शाने के लिए क्वारम सेंसिंग करते हैं, यानी बायोल्यूमिनेसेंस करेंगे। अभी बस आप जस्ट इतना याद रखना, बैक्टीरिया क्वारम सेंसिंग एग्जाम्पल ऑफ ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है। उसके बाद हमारी चलती है सेकंड सिग्नलिंग कॉल्ड एज पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब देखो पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या है। देखो पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है लोकल सिग्नलिंग, यानी नेबरिंग सेल्स को सिग्नल देगा। यानी कोई एक सेल है वो अपने पड़ोसी को सिग्नलिंग देगा, नियर बाय सेल्स को। ठीक है। देखो यहाँ पर एग्जांपल भी लूँगा मैं आगे जाके, आपको ध्यान से सुनना है। ये होगा नेबरिंग सेल्स के बीच में, यानी एडजेसेंट सेल्स के बीच में। और जो सिग्नल होगा वो कैसा होगा, फ्री होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होगा, फ्री सिग्नल मॉलिक्यूल्स होगा। और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि ब्रेन में होगा और पैर तक सिग्नल जाएगा, ये ब्रेन में होगा और हमारा टेस्टिस तक सिग्नल जाएगा, नहीं नहीं नहीं। ये बस नियर बाय सेल्स, यानी पैनक्रियास के सेल्स है तो पैनक्रियास सेल्स के बीच बीच में, मतलब नज़दीक नज़दीक में ही सिग्नलिंग करेगा। इसको बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब इसका एग्जांपल तरीके से हम समझते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, मोस्टली हमारे शरीर में पैराक्राइन सिग्नलिंग ही चलती है। पैराक्राइन सिग्नलिंग में बेस्ट आता है इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स। देखो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। मान लीजिए हमें किसी चींटी ने काटा, ठीक है, कोई मच्छर ने काट लिया, ये चींटी ने काट लिया, तो वहाँ पर कहते हैं रेडनेस आ जाती है, ये स्वेलिंग आ जाती है। अब रेडनेस, ये स्वेलिंग वहाँ पर आई जहाँ पर हमको चींटी ने काटा। यानी सिग्नलिंग क्या है, चींटी का काटना, एक टॉक्सिन को रिलीज करना, एक सिग्नल बिहेव करेगा, यानी लाइगेंड होगा। और उसके रिसेप्टर कहाँ पर होंगे, जहाँ पर चींटी ने काटा, यानी जहाँ पर रेडनेस आई है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि चींटी ने आपको काटा है आपके हाथ पर और इन्फ्लेमेशन आ गई आपके पैर पर, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। चींटी काटेगी आपके पैर में तो आपके पैर में ही इन्फ्लेमेशन आएगी, चींटी आपके हाथ में काटेगी तो आपके हाथ में ही इन्फ्लेमेशन आएगी। यानी ये होगा नियर बाय सिग्नलिंग, यानी नज़दीक सिग्नलिंग, जहाँ पर लाइगेंड आया है वहाँ पर ही रिस्पॉन्स आएगा। इसके एग्जाम्पल आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टेसाइक्लिन, ल्यूकोट्रीन्स, हिस्टामाइंस एंड सीरोटोनिन। ये सारे इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं और जितने भी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं सारे करते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पर देखो, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। मान लीजिए आपके हाथ में कट लग गया, आप सब्ज़ी काट रहे हो और आपके हाथ में कट लग गया। अब कट लग गया तो वहाँ पर बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर आ जाएंगे और क्लोटिंग फैक्टर वहाँ पर क्या कर देंगे, क्लोट बना देंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हाथ में कट लगाओ और आपके पैर में, लात में या सिर में आपका क्लोटिंग फैक्टर आएंगे, नहीं, क्लोटिंग फैक्टर वहाँ आएंगे जहाँ पर कट लगाए, यानी नियर बाय सिग्नलिंग। और क्लोटिंग फैक्टर आएंगे कहाँ से, जहाँ से कट लगा उन्हीं के सेल्स क्लोटिंग फैक्टर को सिक्रेट करेंगे, ये उनके नियर बाय सेल्स ही क्लोटिंग फैक्टर को सिक्रेट करेंगे। अब जितने भी क्लोटिंग फैक्टर हैं वो सारे क्या हैं, पैराक्राइन सिग्नलिंग है। जैसे थ्रोम्बोक्सिन हो गया या प्लेटलेट्स हो गए, इन दोनों का सिग्नलिंग हमारी चलती है
पैराक्राइन सिग्नलिंग। तीसरा एग्जाम्पल आता है ग्रोथ फैक्टर के सिग्नलिंग। जितने भी ग्रोथ फैक्टर हैं हमारे बॉडी में ग्रोथ करने के लिए यूज़ है, जैसे आपका हो गया एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर या नर्व ग्रोथ फैक्टर। देखो नर्व ग्रोथ फैक्टर नर्व सेल्स के द्वारा सिक्रेट किए जाएंगे, यानी नीरवाय सिग्नलिंग होगी इसमें भी। तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर, प्लेटेट्स ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये सारे के सारे कैसे करते हैं, कौन से सिग्नलिंग करते हैं, पैराक्राइन सिग्नलिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं NO एंड CO सिग्नलिंग, ये गैसेज सिग्नलिंग है। NO सिग्नलिंग होती है नाइट्रस ऑक्साइड सिग्नलिंग, एंड C होता है कार्बन मोनोऑक्साइड सिग्नलिंग। ये दोनों सिग्नलिंग आपकी पैराक्राइन सिग्नलिंग के एग्जाम्पल, आपको बस इतना याद रखना है। सिनेप्टिक सिग्नलिंग, सिनेप्टिक सिग्नलिंग होती है आपकी एसिटाइलकोलिन सिक्रीट होता है, और एसिटाइलकोलिन नियर वाई सेल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा प्री सिनेप्टिकल एंड पोस्ट सिनेप्टिक। तो प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। तो प्री सिनेप्टिक के द्वारा आपका मॉलिक्यूल सिक्रेट किया जाता है, वो होता है मोस्टली एसिटाइलकोलिन, और एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक के ऊपर। यानी कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस छोटा सा माइक्रोलीटर है, मतलब आप माइक्रोस्कोप के बिना देख ही नहीं सकते कितना छोटा वहाँ पर डिस्टेंस होता है। तो शॉर्ट डिस्टेंस पर वो सिग्नलिंग होती है सिनेप्टिकल सिग्नलिंग की भी। ओके, उसके बाद हमारे पास लास्ट सिग्नलिंग आती है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग। देखो अब मान लीजिए आपको करना है लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग, यानी आपके पिट्यूटरी के द्वारा हार्मोन सिक्रेट किए गए, और उन हार्मोन का टारगेट है टेस्टिस, या उन हार्मोन्स का टारगेट है ओवरी, या उन हार्मोन्स का टारगेट है पैनक्रियाज। तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करेंगे, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्हें किसकी ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है। वो ब्लड में घुल जाएंगे, और जैसे वो ब्लड में घुल जाएंगे तो वो बॉडी के हर एक सेल्स में मिलेंगे। अब आपको याद रखना है एंडोक्राइन सिग्नलिंग पूरी बॉडी में चलती है। मान लीजिए पिट्यूटरी के द्वारा कोई हार्मोन सिक्रेट किया गया, मान लीजिए वो पिट्यूटरी के द्वारा आपका ADH हार्मोन सिक्रेट किया, जिसको हम बोलते हैं वैसोप्रेशन या एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब वो ब्लड में मिल गया है, अब ब्लड में मिल गया तो वो पूरी बॉडी में घूमेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बॉडी के हर एक सेल्स ADH को रिस्पॉन्स करेंगे, नहीं कर सकते हैं। अब ADH को वही सेल रिस्पॉन्स करेंगे जो कॉम्पिटेंट होंगे उस हार्मोन पर। यानी सिंपल भाषा में बोलूँ तो ADH को वही हार्मोन एक्सेप्ट करेंगे जिनके ऊपर ADH के रिसेप्टर लगे होंगे। ये तो मैं इतने सबको समझा रहा हूँ, सिग्नल वहाँ ही बाइंड करेगा जहाँ पर रिसेप्टर होंगे। अब ADH के रिसेप्टर क्या पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, नहीं। ADH के रिसेप्टर ओनली कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट पे ही ADH के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो जब पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा आपका ADH हार्मोन सिक्रेट किया जाएगा तो वो हार्ट में भी जाएगा, लीवर में भी जाएगा, किडनी में भी जाएगा, पैनक्रियाज में भी जाएगा, और हर जगह बोलेगा कि मेरे को एक्सेप्ट कर लो। बट कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी सेल कॉम्पिटेंट नहीं है ADH के लिए। कोई भी ADH को नहीं ले सकता क्योंकि उनके पास ADH के रिसेप्टर नहीं है। बट जब जैसे ही वो नेफ्रॉन में, किडनी में जाएगा, वो बोलेगा कि मेरे को एक्सेप्ट कर लो, और वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि यार वेट कर लेंगे, ठीक है। तो वो आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उनके पास रिसेप्टर है, वो कॉम्पिटेंट है। और कॉम्पिटेंट एक वर्ड आपको हमेशा सुनने को मिलेगा, कॉम्पिटेंट आर दो सेल्स विच कैन एक्सेप्ट दी हॉर्मोन्स। लाइगेंड को जो एक्सेप्ट कर सकता है, उनके पास कॉम्पिटेंट मॉलिक्यूल्स, ये कॉम्पिटेंट सेल हम उसको बोलते हैं। तो जितने भी एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे पिट्यूटरी हो गया, थायराइड ग्लैंड्स हो गया, एड्रेनल ग्लैंड्स हो गया, या पैनक्रियाज हो गए, सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, और ये एंडोक्राइन फैक्टर को या एंडोक्राइन सिग्नलिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये तीन चीज़ें हमने देख रही है। एक हमने देख ली डायरेक्ट सिग्नलिंग, एक हमने देख ली इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। इनडायरेक्ट सिग्नलिंग में हमने देख लिया तीन टाइप, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन। अब हमारे पास था दूसरा टॉपिक, वो है KD एंड KA। बट इस KD एंड बट इस KA सिंपल है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, सिंपल आपको याद रखना है। KD इज़ नोन एज डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट एंड KA इज़ नोन एज एसोसिएशन कॉन्स्टेंट। अब देखो मान लीजिए मैं नोट्स नहीं बनाता तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और हर एक बुक्स में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में बताया आपको समझ नहीं आएगा। बट मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। KD डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यानी लाइगेंड एंड दूसरा आपका कौन होता है, रिसेप्टर, उनके बीच में एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यदि KD ज़्यादा हो जाएगा तो।
और के ए नोन एज एसोसिएशन कांस्टेंट है, यानी जब लाइगेंड एंड रिसेप्टर के बीच में एफिनिटी ज़्यादा होगी तो के ए ज़्यादा होगा। सिंपल बात मैं आपको समझाता हूँ, के डी ज़्यादा होगा मतलब ज़्यादा लाइगेंड और रिसेप्टर डिसोसिएट होगा। यानी के डी, जहाँ पर आपको क्वेश्चन में लिखा होगा के डी वैल्यू इज़ हाई, जहाँ पर के डी वैल्यू ज़्यादा होगी समझ लेना लाइगेंड रिसेप्टर के बीच में इंट्रैक्शंस नहीं है, डिसोसिएशन ज़्यादा है। ओके और जब के ए वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब लाइगेंड एंड रिसेप्टर के बीच में एसोसिएशन ज़्यादा है। ठीक है, यानी के ए के डी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यदि के ए बढ़ रहा है तो के डी घट रहा है, और के डी बढ़ रहा है तो के ए घट रहा है। और के डी होता क्या है, डिसोसिएशन होना, लाइगेंड एंड रिसेप्टर के बीच में टुकड़े टुकड़े हो जाना, उनके बीच में एफिनिटी नहीं रहना। और के ए होता है उनके बीच में एसोसिएशन होना, यानी उनके बीच में बॉन्डिंग होना, एफिनिटी होना। यानी मैंने 4 स्टेटमेंट लिखी, इन 4 स्टेटमेंट को समझो। हाई के डी वैल्यू मतलब हाई डिसोसिएशन वैल्यू, यानी लाइगेंड एंड बीच के लाइगेंड और रिसेप्टर के बीच में टुकड़े टुकड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो एफिनिटी क्या है, कम एफिनिटी है। यदि के डी वैल्यू कम है यानी लाइगेंड एंड रिसेप्टर के बीच में डिसोसिएशन नहीं हो रही है तो इन दोनों के बीच में एफिनिटी ज़्यादा हो रही है। अब देखो हाई के ए वैल्यू है यानी लाइगेंड रिसेप्टर के बीच में ज़्यादा क्या हो रही है, ज़्यादा एसोसिएशन हो रही है, मतलब इन दोनों के बीच में एफिनिटी क्या है, ज़्यादा है। या के ए कम है यानी एसोसिएशन कम है, इन लाइगेंड रिसेप्टर के बीच में एसोसिएशन है ही नहीं, बहुत कम है, तो मतलब एफिनिटी भी बहुत कम है। ठीक है, सिंपल बात है, के डी और के ए आप समझ गए हो। अब आता है हमारे पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। अब हमने रिसेप्टर तो पढ़ लिए हैं सारे, अब हम पढ़ रहे हैं कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या हैं। व्हाट इज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हम लाइगेंड भी बोल रहे हैं या लिगेंड भी आप बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी है, प्रोनाउंसिएशन आपकी मर्जी है, बट आपको स्पेलिंग याद रखनी है LIGAND। लाइगेंड बोलो या लिगेंड बोलो। अब देखो लिगेंड या जो लाइगेंड है ये 2 टाइप के होते हैं, या तो ये होंगे हाइड्रोफोबिक या तो होंगे हाइड्रोफिलिक। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके MSc सिलेबस में भी मेंशनड है और CSIR नेट में तो आपको बेस है, ये बेस है आपका। अब हाइड्रोफोबिक क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा, बट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हीटिंग, यानी कैसे होंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। ओके और दूसरा था हाइड्रोफिलिक, जो वाटर के साथ बॉन्ड करते हैं बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल बात है। अब सबसे पहले हम एक को देखते दूसरे को नहीं देखते, पहले हम एक चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। फर्स्ट चीज़ को देखें नॉन पोलार वाले को। नॉन पोलार क्या होता है, नॉन पोलार ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, यानी कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसको कोई रुकावट नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई रुकावट नहीं दे रही है। देखो नॉन पोलार आपने पढ़ा होगा, लाइक डिजोल्व्स इन लाइक, यानी हाइड्रोफोबिक डिजोल्व कर जाएगा हाइड्रोफोबिक के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, हाइड्रोफोबिक, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के तो फैटी एसिड्स होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है और हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी हाइड्रोफोबिक है, यानी लाइक्स डिजोल्व्स इन लाइक, और नॉन पोलार होगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। अब मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर देना, अपने दिमाग में सोचो, क्या अगर कोई एक मॉलिक्यूल है जो सेल को क्रॉस कर जा रहा है तो उसके रिसेप्टर कहाँ पर होंगे, न्यूक्लियस में होंगे, साइटोसोल में होंगे, ये सेल के सरफेस पर होंगे, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे। ध्यान से सोचना, कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसके रिसेप्टर्स कहाँ पर होंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जा रहा है। एक छोटी सी सिंपल बात है, तो इसमें ध्यान से देखना, कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जा रहा है तो हम चाहते हैं कि उसके रिसेप्टर अंदर ही हों, हम क्यों चाहेंगे उसके रिसेप्टर बाहर हों, उसके रिसेप्टर अंदर ही होंगे। और उसके रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और एक होते हैं साइटोसोल के अंदर, आगे हम पढ़ेंगे। अभी आप उसको इतना रखना, जितने भी नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी नॉन पोलार सिग्नल होते हैं, उन सभी के रिसेप्टर साइटोसोल या न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। बस इतना स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। एक एक्सेप्शनल है, देखो साइंस में हर जगह एक्सेप्शनल हो सकती है, एक एक्सेप्शनल है जिसके रिसेप्टर नॉन मॉलिक्यूल्स तो नॉन पोलार है, वो मॉलिक्यूल्स तो हाइड्रोफोबिक है, बट उसके रिसेप्टर सेल सरफेस के ऊपर लगे होते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं। ये आपको दिख भी रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पर आपको दिख भी रहा है ये वाला,
मोस्टली देखो अंदर थे, मोस्टली आपके यहाँ थे, अंदर थे, बट इसके क्या है, इसके आपके बाहर हैं। अब बाहर क्यों हैं, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। और बाहर हो सकते हैं, बाहर होने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो बाहर होंगे तो आप सोचोगे कि नहीं, अब बाहर है तो भी ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स बाहर ही बाइंड कर जाएगा, और बाहर बाइंड कर जाएगा तो अंदर सिग्नल चला जाएगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो ये इसका एग्जांपल है, एग्जांपल याद रखना। ये जो एक्सेप्शन मैंने बताई है इसका एग्जांपल होता है, इसका एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे, बट आपको याद रखना इंटरल्यूकिन, ल्यूकोट्रीन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये दो होते हैं। बाकी मैं बता दूंगा आगे, बस अभी याद रखना प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, बाकी यहाँ पर दूसरा देखो, अब दूसरा आपका हाइड्रोफिलिक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हाइड्रोफोबिक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेगी कि यार तू मेरा पार्टनर नहीं है, मैं तेरे को अंदर आने नहीं दूंगी। याद रखना, हमेशा याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोलार मॉलिक्यूल्स को अंदर आने नहीं देती है। जो वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं उनको कभी भी अंदर आने नहीं देगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, नॉन पोलार होती है। और पोलार्स नेवर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलार, तो कभी भी पोलार मॉलिक्यूल्स पास नहीं करेगा। बट पास तो कराना है, सिग्नल तो जनरेट करवाना है, तो कैसे करवा देंगे, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो दिक्कत वाली बात आ गई है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर रहा है तो सिग्नल बाहर ही बैठ गया और रोने लग पड़ा कि यार मेरे को तो अंदर जाना है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेरे को अंदर आने नहीं दे रही है। तो सेल एक तरीका लगाता है, एक जरिए लगाता है, जिसके द्वारा ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है वो अंदर सिग्नल दे देगा। कैसे देगा, ये जो सेल है वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर लगा देगा कि हाँ भाई, अगर तुझे अंदर डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही रिसेप्टर लगा देती हूँ तेरे लिए, ठीक है। तो ये नॉन पोलार, इसके रिसेप्टर सेल सरफेस के ऊपर होंगे। क्या एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्या कभी किसी पोलार मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर सेल के अंदर हो सकते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर हो सकते हैं? तो नेवर, कभी भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनकी रिसेप्टर अंदर होने का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स अंदर जा पा रहा है। बट कभी भी पोलार मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, तो हमेशा इसके रिसेप्टर बाहर ही होंगे, यानी इनको बोलते हैं हम सेल सरफेस रिसेप्टर। पोलार मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर होते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर, और नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर टाइप 1, न्यूक्लियर रिसेप्टर टाइप 2। टाइप 1 होते हैं साइटोसोल वाले और टाइप 2 होते हैं न्यूक्लियस वाले। और एक एक्सेप्शनल वो याद रखना, सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोस्टाग्लैंडिन की। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखा, जो देखो मैंने बताया आपको एक एक्सेप्शनल बताई थी मैंने कि नॉन पोलार में एक एक्सेप्शनल है जिसके रिसेप्टर सेल सरफेस के ऊपर होते हैं। मोस्टली सभी के सभी न्यूक्लियस के अंदर या साइटोसोल के अंदर ही होंगे, बट एक एक्सेप्शनल है जो आपकी एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर हैं। एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन एंड ल्यूकोट्रीन। ये जो तीन हैं, ये तीनों के तीनों नॉन पोलार होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, बट फिर भी इसके रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं, सेल सरफेस के ऊपर होते हैं। प्लांट्स के अंदर जिबरलिक एसिड, ऑक्सिन एंड ब्रेस्टिकोस्टेरॉइड, ये तीन है, इनके रिसेप्टर क्या होते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं। असल में कैसे हैं, नॉन पोलार हैं ये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नॉन पोलार हमने पढ़ा, नॉन पोलार हमने पढ़ा, पोलार। अब एग्जाम्पल क्या हैं, व्हाट आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलार सिग्नलिंग? तो नॉन पोलार सिग्नलिंग के एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं बहुत सारे, मोस्टली आते हैं इसके अंदर एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एक्डाइसन, कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन, मिनोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, रेटिनोइक एसिड, थायरॉक्सिन, एनो एंड CO। ये सभी के सभी हमारे नॉन पोलार सिग्नल्स हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव हैं, जितने भी स्टीरॉइड्स हैं, सभी के सभी नॉन पोलार होते हैं। आप सभी को पता होगा कोलेस्ट्रॉल खुद एक फैटी एसिड से बना होता है, तो फैटी एसिड से बना होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल खुद एक नॉन पोलार है। तो इसके जितने भी डेरिवेटिव होंगे, जितने भी स्टेरॉइड होंगे, सभी के सभी हमारे कौन से होंगे, नॉन पोलार ही होंगे। और नॉन पोलार होंगे तो इनके रिसेप्टर कहाँ पर होंगे, इनके रिसेप्टर साइटोसोल में होंगे या तो न्यूक्लियस में होंगे। दूसरी बात आते हैं पोलार सिग्नलिंग एग्जाम्पल्स। अब देखो पोलार कैसे होंगे, जो वाटर के साथ लविंग होंगे बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे। ऐसे लाइगेंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैसे होंगे, वो बाहर ही रहेंगे और उनके रिसेप्टर कहाँ होंगे, बाहर ही होंगे, यानी सेल सरफेस के ऊपर लगे होंगे इनके रिसेप्टर्स। इनमें मोस्टली आते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स
एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, मोस्टली अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं और अमाइनो एसिड्स में भी एक्साइटेटरी, जिसमें आते हैं एस्पार्टेट, ग्लूटामेट और जो सोडियम चैनल को ओपन करते हैं। दूसरे आते हैं अमाइनो एसिड इनहिबिटरी, जिसमें आते हैं ग्लाइसिन और गाबा। गाबा में हम याद रखना अमीनो ब्यूटारिक एसिड। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव और भी होते हैं, जैसे हिस्टिडीन जो हिस्टामाइन बनाते हैं, ट्रिप्टोफान जो सीरोटोनिन बनाते हैं, टायरोसिन जो एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन या डोपामाइन बनाएंगे। ये सभी के सभी कैसे हैं, पोलार हैं, यानी सभी के सभी रिसेप्टर कहाँ होंगे, सेल सरफेस के ऊपर होंगे। शॉर्ट पेप्टाइड होते हैं, जैसे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हो गया। पेप्टाइड होंगे जिसमें यहाँ पर एडीएच, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और उसके बाद आपका एंड्रोफिन, इंसुलिन, एसीटीएच, एलएच, ग्लूकागॉन, जीएच, एफएसएच, आपका कोलसिटोनिन, रिलैक्सिन, इरेथ्रोपोइटिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, इरिसेक्ट, स्पिरेक्ट, ये सारे के सारे कैसे हैं, पोलार मॉलिक्यूल्स हैं। यानी सभी के सभी रिसेप्टर कहाँ होंगे, सेल सरफेस के ऊपर होंगे। और कुछ साइटोकाइंस होते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4, 5, 6, 10, 13 इंटरफेरोन्स। अब देखो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था अपना ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में आपका पढ़ा था इंटरल्यूकिन 2। तो इंटरल्यूकिन 2 के रिसेप्टर कहाँ थे, सेल सरफेस के ऊपर लगे हुए थे और खुद ही सिग्नल रिलीज करा था और खुद ही रिसेप्टर थे। पर रिसेप्टर कहाँ थे, अंदर तो थे, रिसेप्टर तो बाहर थे, यानी सेल सरफेस के ऊपर लगे थे, यानी वो कैसे थे, पोलार थे। तो यहाँ पर देख लो पोलार है वो भी। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर। देखो सेल सरफेस के रिसेप्टर हमने पढ़ लिए, ये सारे हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर क्या होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं मोस्टली, या तो साइटोसोल के अंदर रहेंगे या तो न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे। और ये कैसे होंगे, सभी के सभी नॉन पोलर होंगे। मैंने ऊपर डिस्कस करी आपको पास, नॉन पोलर ऐसे होंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जा रहे हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जा रहे हैं, यानी वो कैसे हैं, न्यूक्लियर फैमिली के रिसेप्टर्स हैं। और न्यूक्लियर फैमिली के रिसेप्टर के भी स्ट्रक्चर हम देखें तो दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनके पास। एक होता है एलबीडी, एलबीडी क्या होता है, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, जिसके ऊपर लाइगेंड बाइंडिंग करेगा। और दूसरा होता है डीबीडी, यानी डीएनए बाइंडिंग डोमेन, यानी जिसका डीएनए जो होगा जो डीएनए के ऊपर बाइंड करेगा। सिंपल बात है। अब ये स्ट्रक्चर किसका है, ये मैं जूम कर देता थोड़ा सा, ये एक न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर का एक एग्जाम्पल है, एक स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर यानी ऐसे रिसेप्टर जो न्यूक्लियस के अंदर होंगे या साइटोसोल के अंदर होंगे। इसका एलबीडी डोमेन जहाँ पर लाइगेंड बाइंड करेगा, यानी हार्मोन बाइंड करेगा, जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो बाइंड करेगा। दूसरा डोमेन कौन है, डीवीडी डोमेन। डीवीडी डोमेन के अंदर होते हैं जिंक फिंगर मोटिफ्स, और ये किसके ऊपर बाइंड करेंगे, एचआरई के ऊपर। एचआरई क्या होता है, हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट, जो डीएनए के ऊपर होता है। ये डीएनए का छोटा सा पार्ट है, इसके ऊपर जब बाइंड करेगा तो इस सिग्नल को रिले करेगा। ठीक है, अब हमने बात की थी जिंक फिंगर, तो बट जिंक फिंगर मोटिव्स, तो जिंक फिंगर मोटिव्स कुछ नहीं है, ये बस एक प्रोटीन्स के डोमेन होते हैं जो एचआरई डोमेन के साथ बाइंड करते हैं। एचआरई क्या होता है, एचआरई का ऐसा सेगमेंट होता है डीएनए के ऊपर जहाँ पर हमारा रिसेप्टर बाइंड करेगा। देखो हमने बात की है न्यूक्लियर रिसेप्टर, तो न्यूक्लियर रिसेप्टर का टारगेट क्या रहेगा, डीएनए, और डीएनए के साथ बाइंड करेंगे। अब देखो न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर हमने बात की दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1, अब देखो टाइप 1 होते हैं ऐसे रिसेप्टर जो साइटोसोल के अंदर होंगे बट न्यूक्लियस के अंदर नहीं होंगे, याद रखना। और टाइप 2 ऐसे रिसेप्टर जो साइटोसोल के अंदर नहीं होंगे बट न्यूक्लियस के अंदर होंगे। जो साइटोसोल के अंदर होंगे उनकी एक खासियत याद रखना, वो हमेशा होमोडाइमर होंगे। होमो यानी सेम, डाइमर मतलब दो रिसेप्टर इकट्ठे चिपके होंगे, इकट्ठे बॉन्डेड होंगे, उनको होमोडाइमर बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एक्डाइसन, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, मिनरोकोर्टिकॉइड्स। देखो सभी नॉन पोलर के एग्जांपल हैं, और नॉन पोलर में भी ऐसे जो साइटोसोल के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर नहीं। अब आते हैं हमारे पास टाइप 2, जिनके रिसेप्टर कहाँ पर होंगे, न्यूक्लियस के अंदर होंगे। इनके आते हैं हमारे पास 3 एग्जाम्पल, और याद रखना ये हेटेरोडाइमर होते हैं। हेटेरोडाइमर यानी दो अलग अलग होंगे, डिफरेंट डाइमर होंगे। इसमें आता है एक रेटिनोइक एसिड, एक आता आपका थायरॉक्सिन, और एक आता आपका विटामिन D3। अब न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर टाइप 1 की हम बात कर लेते हैं। तो टाइप 1 में हमने क्या बात की, ये होमोडाइमर होते हैं।
होमोडाइमर होते हैं और इनके रिसेप्टर कहाँ पर होंगे, इनके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे साइटोसोल के अंदर। अब साइटोसोल के अंदर ये कैसे प्रेजेंट होंगे, मान लीजिए कोई भी हार्मोन का नहीं आया है, कोई भी हमारा लाइगेंड नहीं आया है, तो ये होमोडाइमर के फॉर्मेट में होंगे और इनको इन्विट करने का काम लिया हुआ है HSP90 प्रोटीन ने। HSP90 एक ऐसी प्रोटीन होती है जो हार्मोन को इनएक्टिवेट या रिसेप्टर को इनएक्टिवेट रख रही है। मान लीजिए कोई एक सेल है, उस सेल में कोई भी हार्मोन नहीं आया, कोई भी सिग्नल नहीं आया, तो इनके अंदर जो साइटोसोल के ऊपर जो रिसेप्टर होंगे उनको इन्विट तो करना पड़ेगा। तो इनको इन्विट करके या पकड़ के रखा हुआ किसने, HSP90 ने। HSP90 ने उसको इन्विट करके रखा हुआ है। पर जैसे ही कोई लाइगेंड आ जाता है, यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का, ये हमारा टेस्टोस्टेरोन भी हो सकता है, ये हमारा एस्ट्रोजन भी हो सकता है, ये हमारा एक्टाइसन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो टाइप 1 हमने पढ़े हैं। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का। जैसे ही ग्लूकोकोर्टिकोइड आएगा वो HSP90 को रिलीज़ करवा देगा और होमोडाइमर के साथ बाइंड कर जाएगा। जैसे वो होमोडाइमर के साथ बाइंड कर जाएगा तो होमोडाइमर का जो डोमेन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर क्या जाएगा, अपना सिग्नल रिले कर देगा। सिंपल बात है। उसके बाद हमारे पास आता है रिसेप्टर इन द न्यूक्लियस, हेटेरोडाइमर या तो टाइप 2। इनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और ये पहले से DNA के साथ बाइंड होते हैं। देखो जो साइटोसोल में रिसेप्टर थे वो पहले से DNA के साथ बाइंड नहीं होते हैं, वो साइटोसोल के अंदर होते हैं। पर जैसे लाइगेंड आएगा, लाइगेंड वहाँ से HSP90 को रिमूव करेगा, उसके बाद वो हमारा न्यूक्लियस में चला जाएगा और न्यूक्लियस में जाने के बाद वो हमारा HRE डोमेन के साथ बाइंड करेगा और HRE डोमेन के साथ बाइंड करके सिग्नल को रिले करेगा। बट जो न्यूक्लियस के रिसेप्टर होते हैं वो पहले से ही हेटेरोडाइमर में होते हैं और पहले से ही न्यूक्लियस के साथ HRE डोमेन के साथ बाइंड होते हैं। बट आप सोचो कि पहले से HRE के साथ बाइंड थे तो हार्मोन की जरूरत क्या पड़ी, जरूरत ये पड़ी कि जब तक लाइगेंड नहीं है तो ये HRE के साथ तो बाइंड है, ये तो ठीक है, बट साथ में यहाँ पर को रिप्रेसर भी बैठा होता है जिसको हम बोलते हैं HDAC। ये हमारा क्या होता है, हिस्टोन डी एसिटाइलेज, ये इनहिबिटर होता है, ये पहले से बैठा होता है। पर जैसे लाइगेंड आएगा, लाइगेंड क्या हो सकता है, रेटिनोइक एसिड का लाइगेंड या थायरॉक्सिन T3 या T4 या तो विटामिन D3, ये जब आएंगे तो उस को रिप्रेसर को रिमूव करा देंगे, यानी HDAC को रिमूव करा देंगे और हमारा सिग्नल रिले हो जाएगा। तो दैट्स ओके, ये सारा हमने पढ़ चुका है। बाकी हम कल देखेंगे GPCR के बारे में। GPCR क्या होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये सेल सरफेस रिसेप्टर था। तो न्यूक्लियस रिसेप्टर, ये साइटोसोल रिसेप्टर के बारे में इतना ही था। यदि आप इतने कर पाते हो तो CSIR के लिए भी सफिशेंट है और MSc के लिए तो है ही। अब हम जितने भी पढ़ेंगे आगे वो सभी सेल सरफेस रिसेप्टर होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।